नमस्कार सभी को। मेरा नाम पूजा बिश्नोई है और आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने पेपरों की श्रृंखला शुरू कर रही हूँ, जिसमें से पहला क्वेश्चन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो इसमें हम देख लेते हैं किस सिद्धांत के निकटतम माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो इसका आंसर होगा वक्रोक्ति सिद्धांत। ये वक्रोक्ति सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्री है जिनका नाम है कुंतक। क्या नाम है? कुंतक के द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत, और इसके निकटतम ये क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत माना जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, जिसमें कोलरिज की दृष्टि से कल्पना के विषय में असंगत है। कोलरिज का सिद्धांत था कल्पना का सिद्धांत, जिसके तहत इसमें असंगत कथन बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है, वह कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते। ये बिल्कुल सही है। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है, ये भी सही है। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात गलत लिखी गई है इसमें कि वह ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते थे। ये सहज संबंध नहीं मानते थे, यही इसका आंसर होगा, कल्पना के विषय में असंगत कथन। नंबर 3 क्वेश्चन को देखते हैं, क्रोंचे के बारे में ही है। पहला क्वेश्चन भी क्रोंचे के बारे में आया और तीसरा क्वेश्चन भी क्रोंचे के बारे में आया। इससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे। पुराने पेपर पढ़ने से हमें आगे की जो रूपरेखा है पढ़ने की वो तैयार होती हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्रोंचे के संबंध में असंगत कथन है। कौन सा असंगत कथन है? क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत था। ये बात पहले क्वेश्चन में आई थी। केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। ये केवल काव्य की बातों पर ही लागू नहीं होता, लेकिन जो भी ललित कलाएं अनेक अनेक कलाएं होती है नई नई, उनको समान रूप से ये महत्व देता है। क्रोंचे की पुस्तक का नाम एस्थेटिक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्रोंचे की बुक एस्थेटिक, और इसका रचना काल है 1902। क्रोंचे ने इसकी रचना 1902 में की थी। कब की थी? 1902 के अंतर्गत की थी। और क्रोंचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने हीगल की जो प्रवृत्तियाँ थी 3, उनको माना है। इन्हें क्रोंचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को नहीं माना है। तो इसमें ये असंगत होगा और बाकी ये दोनों सही हुई। 4 नंबर है, क्रोंचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। ये पश्चिमी विचारक थे और इनका पूरा नाम था, क्रोंचे का पूरा नाम बेनेदेत्तो क्रोंचे था। क्या था? बेनेदेत्तो क्रोंचे हुआ करता था। और इनका जन्म हुआ था 1866 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1952 में हुई थी। और इन्होंने अपनी पुस्तक, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एस्थेटिक, इनकी रचना इसने 1902 में की थी। आगे हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोई बुक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसके लेखक कौन है? बुक के नाम आ रहे, ये भी आप याद रखिए कि जो भी बुक होती है इनकी काव्य शास्त्री की, जो पश्चिमी विचारक थे उनकी बुक्स को भी हमें याद रखना है। जो जो मोस्ट सिलेबस में पॉइंट कर रखा है जिन जिन विचारकों को, उनकी बुक्स को भी आप याद रखिएगा। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के पुस्तक के लेखक कौन है? कोलरिज। ये कोलरिज का दूसरा सवाल है। क्रोंचे के 2 सवाल आ चुके हैं और ये कोलरिज का भी दूसरा सवाल आ चुका है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया ये किसकी बुक है? तो ये है कोलरिज की बुक। तो कॉलेज में हमने जाकर, इसकी ट्रिक है कि कॉलेज में हमने जाकर बायो ली। क्या ली? कॉलेज में हमने जाकर बायो ली। ये इसकी ट्रिक है जिससे हमें इस क्वेश्चन को याद करने में आसानी होगी। नंबर 5 क्वेश्चन को अगर हम देख लें,
हाँ, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमान तव का भी अवगम है। ये मान्यता किसकी है? ये एक परिभाषा दी हुई है कि इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमान तत्व का भी अवगम है। ये विचार किसने दिया था? ये मान्यता किसकी है? ये इलियट की है। ये भी पश्चिमी विचारक थे। इनको भी हमें अच्छे तरीके से इन परिभाषाओं को याद रखना है। इस प्रकार की जो मान्यता दी गई है, जो इन्होंने पश्चिम विचारकों ने जो जो अपने विचार रखे उन सबको मोस्ट मानते हुए हम याद रखेंगे। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये इलियट 5 नंबर इलियट का क्वेश्चन था और ये भी इलियट का क्वेश्चन है 6 नंबर वाला। टीएस इलियट का मत नहीं है। देखिए, मत और जितने भी इनके विचार हैं उनको अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। कला की जैविक सत्ता होती है। कला की जैविक सत्ता होती है। इनका ये मत है कि इलियट का कला है ना, उसकी जैविक सत्ता होती है, अपनी एक सत्ता होती है, सत्ता होती है। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है। इनके अनुसार कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना दोनों भिन्न होती है। जो जो ये बात इनके ऑप्शन में दी गई है वो भी क्वेश्चन बन के आ सकती है। तो इसके जितने भी पेपर के पुराने पेपर के क्वेश्चंस है और उनकी जो मतलब व्याख्या है और उनके जो ऑप्शंस है उनको आप अच्छे से याद कर लो, उनसे ही रिपीट होते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो इस पे चौथा मत ये है कि कला का संवेग व्यक्ति को होता है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये बिल्कुल गलत कथन दिया गया है और ये 3 बात बिल्कुल इलियट के बारे में सत्य है। आप टॉपिक ऐसे मतलब जो भी आप नोट्स बनाते हैं और इसमें पुराने पेपर पढ़ते हैं, जो भी इलियट के सवाल आए हुए हैं तो उनको आप एक जगह नोट कर लीजिए। इन ऑप्शनों को भी लिखिए कि इलियट के ये मत है और जिससे आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाए। तो आगे हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये कोल्ड्रिज के बारे में, मेरे हिसाब से कोल्ड्रिज का ये तीसरा प्रश्न आ गया। बिल्कुल 7वां क्वेश्चन आया और इसमें तीसरा क्वेश्चन भी कोल्ड्रिज का, तीसरी बार ये कोल्ड्रिज का क्वेश्चन आ चुका है। तो कोल्ड्रिज के कल्पना सिद्धांत, ये देखो कल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? कोल्ड्रिज ने दिया था। इसमें पूछा असंगत क्या है? तो मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवन शक्ति है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। यानी यहाँ कल्पना 2 प्रकार से, कल्पना सिद्धांत में कल्पना को 2 भागों में बांटा, एक तो गौण कल्पना और एक मुख्य कल्पना। यहाँ पर ये दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। जो मुख्य कल्पना है उसकी प्रतिध्वनि कौन है? गौण कल्पना। और नंबर 3 है कि वह मुख्य कल्पना को तर्क से तथा गौण कल्पना को समझ से जोड़ता है। इस पे ये बिल्कुल गलत है। इसमें ये होगा कि ये मुख्य कल्पना को समझ से जोड़ते हैं और गौण कल्पना को तर्क से जोड़ते हैं। इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और नंबर 4, मुख्य कल्पना तथा गौण कल्पना में गुण का नहीं मात्र परिणाम का अंतर होता है। गुण तो समान होते हैं लेकिन इसमें परिणाम का अंतर होता है, परिमाण का अंतर होता है। ये बात कही गई है इसमें। और क्वेश्चन नंबर आगे का 8 देख लेते हैं। ये रहा 8। इस पे लिखा हुआ है कि कविता भाव का स्वतंत्र प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी दी गई है? कविता स्वच्छंद प्रवाह नहीं है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता हमारे इलियट की है। किसकी है? इलियट की है। इलियट के भी क्वेश्चन 2-3 आ चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है शायद इलियट का। इस बात को, इस मान्यता को, इसके इनके जितने भी मत है, उनके जितने भी विचार है, इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं उनको हम नोट कर लेंगे और अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। पुराने पेपर्स पढ़ने का यही एक कारण होता है कि हमें मतलब पता चल जाता है, एक रूपरेखा बन जाती है कि किस प्रकार के आगे के क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ सकते हैं। तो हम आगे के अब क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की साहित्य परंपरा है। मार्क्सवादी चिंतन है, ये मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। तो ये मार्क्सवादी से प्रगतिवाद है। बिल्कुल प्रगतिवाद की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है।
तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या प्रगतिवाद का नाम आते ही मार्क्सवादी चिंतन और मार्क्सवादी चिंतन का नाम आते ही प्रगतिवाद को आप क्लिक करेंगे, दिमाग में क्लिक हो जाएगा अपने आप अगर आप पुराने पेपर्स को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। फिर इलियट का आ चुका है ये कथन, और इनमें से इन्होंने कहा है कि आप कौन से कथन से सहमत नहीं हो। किस कथन से? इलियट सहमत मतलब इलियट सहमत नहीं थे। परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत इनका कथन है। और नंबर 2, परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को ये जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, परंपरा के ज्ञान से ये ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है, और परंपरादाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये जो कथन है आप इनको इलियट लिखे। जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं या जो ये मैं बता रही थी इनके जो ऑप्शंस होते हैं उनको आप एक जगह नोट कर लीजिए, जिससे आपके अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। अब आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत, ये मार्क्सवादी का भी दूसरा तीसरा सवाल आ रहा है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत क्या है, यानी मार्क्सवादी सिद्धांत की अवधारणा के विषय में कौन सा असंगत कथन है। तो नंबर 1 देखते हैं कि साहित्य वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है। नंबर 2, साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है। साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है और उसकी जड़ें भी खोद सकता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि साहित्य जो शोषक होते हैं उनको शक्ति भी प्रदान कर सकता है और इनकी जड़ों को भी खोद सकता है। यानी साहित्य में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान देता है। यहाँ पर इन्होंने मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति जताई है और जो शोषक वर्ग था उनकी कटु आलोचना की है मार्क्सवादी सिद्धांत ने। और ये मार्क्सवादी सिद्धांत से हमारा प्रगतिवाद बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ आगे आ गया ये चौथा ऑप्शन, वर्ग अंचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। यहाँ पर बदलता है और परिवर्तनशील है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। यहाँ परिवर्तनशील है और बदलता नहीं बदलता है हमेशा। तो ये बात 11th हुआ। और अब हम 12th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस मानसिकता का कोई विचारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। ये कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संबंध में उपयुक्त है, संदर्भ में उपयुक्त है। तो इस विचारधारा को अगर हम देख लेते हैं तो ये उत्तर आधुनिकता से बहुत ज़्यादा मेच खा रही है और इसका आंसर यही होगा, उत्तर आधुनिकता। अब हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मार्क्सवादी से एक और क्वेश्चन आ गया है। इन सब क्वेश्चनों से ही हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। कौन सा कथन मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1, कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती। इसको ये एक सामाजिक गतिविधि है और इसको अर्जित किया जाता है। और यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है। बिल्कुल नहीं है, ये यथार्थवादी किसी की नकल नहीं है, यानी उसका अपना ही ढांचा है, उसकी अपनी ही एक जगह है और ये गलत है इसमें। और नंबर 4 की अगर हम बात ऑप्शन की देखते हैं तो कला के अभिप्राय संदेश सार तत्व रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है। बिल्कुल बदलाव होता रहता है। इसके पहले क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि बदलाव नहीं होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि बदलाव होता है, तो ये यहाँ ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहीं से हमें सीख मिलती है कि जितने भी ऑप्शंस हैं इनको एक जगह नोट करके हम एक मतलब नोट्स के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे का हम 14 क्वेश्चन को देखते हैं।
उत्तर आधुनिकतावादी, पीछे जो एक सवाल आया था उत्तर आधुनिकता के बारे में कोई मान्यता थी उसके बारे में आया था, और फिर उत्तर आधुनिकता के बारे में ये सवाल यहाँ पर आ रहा है और इसके बारे में यहाँ लिखा जा रहा है कि इसमें असंगत कथन क्या है। तो हम वही देखेंगे असंगत कथन कौन सा है। संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद हो गई हैं। ठीक है। नंबर 2, वैशिष्ट्य का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक हुआ है। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व असफलता पर नहीं। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक जगह नहीं, प्रकृति और गुणवत्ता के साथ साथ प्रसार और सफलता पर भी टिका रहता है रचनाकार का ध्यान। और आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा। ये बिल्कुल सही है। इसमें आंसर होगा 4 नंबर। अब हम आगे के 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 में विखंडनवाद के बारे में यहाँ पर कोई सवाल आया है। तो यहाँ पे सवाल है कि साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। ये विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? किस चिंतन दृष्टि के निकट है? तो ये विखंडनवाद की चिंतन दृष्टि के निकट है। इसका आंसर ये होगा। कल्पना सिद्धांत किसका है? कोलरिज का है, अभी हमने बताया था। और अभिव्यंजनावाद किसका सिद्धांत है? ये क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है। ओके, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आगे की हम छोटी छोटी इस श्रृंखला के से हम ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे और हमारी अच्छे से तैयारी चलती रहेगी। धीरे धीरे पढ़ेंगे और एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको बेल आइकन। धन्यवाद।